हेलो एवरीवन, आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से मशगूल हैं और व्यस्त हैं। अभ्यास डीपीक्यू डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट नंबर 50 के साथ मैं आप सभी के सामने हाजिर हूँ। ये मैथ्स प्रैक्टिस की जो सीरीज है हमारी, ये हर सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, मंडे, वेंसडे, फ्राइडे सुबह 11 बजे इसका एक वीडियो अपलोड होता है। इस वीडियो को आप फॉलो करने के लिए एग्जामो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन को भी ज़रूर ऑन करें। इस सीरीज़ में अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे, जिसमें हम 200 सेट्स करने वाले हैं, तो आपकी मैथमेटिक्स इस स्तर पे पहुंच जाएगी कि एग्ज़ाम में सच में हर सवाल आपसे डरेगा। आपकी कैलकुलेशन स्पीड बहुत तेज हो जाएगी। आप किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास दो तीन आइडियाज़ होंगे कि जिससे वो सवाल हो सकता है, और आप एग्ज़ाम में जो फास्टेस्ट मेथड होगा आप उसका इस्तेमाल एग्ज़ाम में कर पाएंगे। इस सीरीज से आपको रिवीजन भी मिलेगा कॉन्सेप्ट्स का, और साथ ही साथ बहुत सारी नई चीज़ें आप सीखेंगे जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग में अभी नहीं है। वो चीज़ें आपको मैं यहाँ सिखाऊंगा। इस क्लास का जो पीडीएफ होता है उसको प्राप्त करने के लिए आप रैमो सर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ये क्यूआर कोड स्कैन कर लीजिए या फिर आप टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिए, और ये जो पीडीएफ है ये ऑलरेडी अपलोडेड है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से भी मुझसे ज़रूर जुड़ें, और इसको भी आप क्यूआर कोड स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। डीपीक्यू क्या है, जो नए स्टूडेंट्स हैं वो इस पेज को पूरा पढ़ सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके, कंप्लीट डिटेल्स कि क्या है, क्या बेनिफिट्स होगा, किस एग्ज़ाम के लिए आप इसको फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मुझसे कंप्लीट मैथ्स पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तो अर्जुना मैथ्स का बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं एग्जामो लर्निंग ऐप पर, जो कि प्ले स्टोर पे आपको ये ऐप मिल जाएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा, और कोर्स का ओवरव्यू में आपको सारी डिटेल यहाँ पर मिल जाएगी। अगर फर्दर आपकी क्वेरीज हैं, इंक्वायरीज हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8882600700 पर व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और आज का पहला प्रश्न डिस्कस करते हैं। तो पहला सवाल कह रहा है आपसे कि आप लेटरल सरफेस एरिया बताइए एक टेट्राहेड्रन का जिसकी हाइट 5√6 सेंटीमीटर है। ठीक है, देखिए टेट्राहेड्रन, अगर सिर्फ टेट्राहेड्रन लिखा हुआ है और आंसर में कहीं नन ऑफ दीज वगैरह नहीं लिखा हुआ है, तो इसको हम रेगुलर टेट्राहेड्रन ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी रेगुलर टेट्राहेड्रन। तो रेगुलर टेट्राहेड्रन, देखिए यहाँ पर आपको मैंने एक फॉर्मूला लिस्ट दे दिया है कि रेगुलर टेट्राहेड्रन जो होता है वो ऐसा होता है। ये कैसे बनता है, बेसिकली आपको एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ये दिख रहा है, ऐसे ही तीन इक्विलेटरल ट्राइंगल और ले लो, टोटल चार इक्विलेटरल ट्राइंगल से बन जाता है ये 3D फिगर जिसका नाम है रेगुलर टेट्राहेड्रन। ये भी आपका एक ट्राइंगुलर पिरामिड ही है, ये ट्राइंगुलर पिरामिड स्ट्रक्चर है क्योंकि एक पॉइंटेड पीक है। इसका स्पेशल नाम है रेगुलर टेट्राहेड्रन। ठीक है, अब देखिए रेगुलर टेट्राहेड्रन में क्या क्या चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट। नंबर ऑफ फेसेस 4 होते हैं, नंबर ऑफ वर्टिसेस 4 होते हैं। वर्टिसेस का मतलब ये 1 2 3 4, फेसेस 4 का मतलब क्या हो गया, एक फेस आपका ये हो गया, एक फेस आपका ये हो गया 2, एक फेस ये हो गया 3, और एक बाहर की तरफ फेस है। ठीक है, जो ये वाला फेस है, तो टोटल 4 फेसेस हो जाते हैं। और दिया है लेटरल सरफेस एरिया होता है, ये तीन तीन जो इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेंगे ना, फ्रंट वाला और दो साइड वाला, तो उनका जो टोटल सरफेस एरिया बनेगा वो बनेगा 3√3/4 A²। तो ये लेटरल सरफेस एरिया हो जाता है। सरफेस एरिया अगर पूछूं, नॉर्मल केवल सरफेस एरिया शब्द लिखा हो तो वो जाता है आपका टोटल सरफेस एरिया, है ना। टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो √3 होता है। चार इक्वल ट्राइंगल हो तो 4 × √3/4 करोगे तो यही मिलेगा। जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो होता है √2/12 A³ या फिर A³/6√2। हाइट जो होती है h, हाइट मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो ऊंचाई बनेगी हाइट, हाइट की वैल्यू होती है √6/3 × A या फिर √2/3 × A। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर एक स्फीयर डाल दूं, स्फीयर अंदर, तो उसको इन स्फीयर बोलेंगे। उसका फॉर्मूला होता है आपका, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये √6, एक रूट का सिंबल यहाँ होना चाहिए, और तो वो लगा देता हूँ मैं, √6/√12 × A या फिर A/2√6। और जो सरकम स्फीयर होगा आर, वो ऐसा स्फीयर जो इसको सरकम स्क्राइब करेगा, तो उसकी वैल्यू होती है √6/4 × A या फिर √3A/2√2। तो ये सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, रेगुलर टेट्राहेड्रन को थोड़ा और विजुलाइज कराता हूँ कि अगर आप रेगुलर टेट्राहेड्रन को ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा। ये ऐसे 1 2 3 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल मिलेंगे, तो मतलब टॉप से अगर इसको मैं खोल दूं
और खोल के इसको एक ही प्लेन पर बनाऊंगा तो ये ऐसे 4 इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेंगे। इसीलिए जो टोटल सरफेस एरिया होता है ना, वो होता है आपका 4 इंटू √3/4 a², क्योंकि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया तो √3/4 a² बनेगा। तो 4 से 4 कट के आपका टोटल सरफेस एरिया √3a² बन जाता है। और ये जो 3 पोर्शंस हैं, ये वाले, ये बाहर वाले ना, ये जो 3 पोर्शंस हैं यही तो बनाते हैं लेटरल सरफेस, वक्र पृष्ठ बनाते हैं। ये तो आपका बेस हो जाता है एक, ठीक है। तो इसलिए जो लेटरल सरफेस एरिया होगा या कर्व्ड सरफेस एरिया होगा या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, वो होगा 3 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स का एरिया। तो 3 इंटू √3/4 a², 3√3/4 a² बनेगा ये, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको हेल्प करेंगी इस चीज को रिटेन रखने में। अब इस सवाल की अगर बात करें तो हमें ये वाला फॉर्मूला हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले तो हाइट के बारे में कुछ बात की गई है और साथ ही साथ यहाँ पर हमारा जो डेटा दिया हुआ है उसमें अगर जो भी इस्तेमाल होगा उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हाइट एक शब्द दी हुई थी, अगर आप ध्यान से देखें, हाइट यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई जिसकी हाइट मुझे दी है उसका हमें लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। तो हमारे लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला ये है 3√3/4 a², और हाइट का फॉर्मूला ये है। इन दोनों का इस्तेमाल इस पर्टिकुलर सवाल में होगा, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पर क्या लिखने जा रहा हूँ कि देखिए ऐसा है कि जो हाइट की वैल्यू होती है ना, हाइट की वैल्यू है वो क्या है, हाइट की वैल्यू है आपकी √6/3 इंटू ए, या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, जो भी कन्वीनियंट लगे वो यूज करेंगे। यहाँ पर ये वाला कन्वीनियंट है क्योंकि √6/3 इंटू ए की वैल्यू मुझे क्या दी है, 5√6 दी हुई है। और यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूंगा ए की वैल्यू तो √6 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ऐसे आपकी ए की वैल्यू 15 आ गई। यानी भुजा जो है मेरी, ए क्या है, ए बेसिकली भुजा है। तो यहाँ जितना भी फॉर्मूला आपने देखा ए के टर्म में, वो ए क्या है, एज लेंथ है या भुजा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब देखिए ए की वैल्यू 15 आ गई। अब हमसे करा कि हमें लेटरल सरफेस एरिया बता दो। अभी जो मैंने आपको विजुअलाइजेशन कराया है जिसमें लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया या वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर है, वो 3 इक्विलेटरल ट्राइंगल के क्षेत्रफल के बराबर है। तो 3√3/4 इंटू a² बनेगा, और ये वैल्यू आपकी हो गई 3√3 इंटू 15 का स्क्वायर 225 होता है, अपॉन 4 हो गया। तो वैल्यू आ गई आपकी 675/4√3। 675/4√3 कहाँ दिया हुआ है आपको, यहाँ पर। ये ऑप्शन हो गया करेक्ट। यहाँ पर जो ये बी लिखा हुआ है ये बी नहीं होना चाहिए, इसकी जगह सी कर लो, ये सी ऑप्शन है और ये आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। 675√3/4, यहाँ भी बी लिखा है, ये बी नहीं होगा, ये डी होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए बी सी डी है ना, तो आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। आप देते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है आपसे कि जो बेस है हमारा राइट पिरामिड का वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसका साइड 16√3 है। अगर टोटल सरफेस एरिया पिरामिड का मुझे 600√3 सेंटीमीटर दिया हो, स्क्वायर सेंटीमीटर, तो बताना हाइट कितनी होगी। अब देखिए पिछला जो सवाल किया हमने वो भी एक ट्राइंगुलर पिरामिड था जिसका बेस इक्विलेटरल ट्राइंगल था, लेकिन वहां एक खास बात थी। वहां खास बात यह थी कि वो रेगुलर टेट्राहेड्रन था, तो वो 4 इक्विलेटरल ट्राइंगल से बनता है। तो उसमें कुछ स्पेशल फॉर्मूलेज ये वाले सारे बन जाते हैं, स्पेशल केस बन जाता है, क्योंकि यहां पर 4 इक्विलेटरल ट्राइंगल मेरे पास है। अगर मेरा ट्राइंगुलर पिरामिड है, बेस इक्विलेटरल है, ठीक है, तो वो रेगुलर टेट्राहेड्रन नहीं हुआ, वो कुछ ऐसा दिखेगा अगर आप खोलोगे तो। ये हुआ हमारा डायग्राम, ट्राइंगुलर पिरामिड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस ट्राइंगुलर पिरामिड को अगर मैं ओपन करूंगा तो चारों सरफेस ऐसे दिखेंगे, ये हमारा बेस होगा जो कि इक्विलेटरल है, और इसके अलावा जो लेटरल सरफेस है 1 2 3 वो कुछ इस तरह से बनेगा। और चूंकि इसने एक शब्द यूज किया है राइट पिरामिड, राइट पिरामिड हमेशा सिमेट्रिक होता है, ये जो पॉइंट होगा ना ये सिमेट्रिक होगा। तो सिमेट्रिक होने की वजह से अगर आप देखें ध्यान से तो ये जो ट्राइंगल है, ये यानी ये वाला ट्राइंगल, ये ट्राइंगल बनता है आपका समद्विबाहु। ये ट्राइंगल आपका बनता है आइसोसेलेस ट्राइंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। ये भी आपका बनता है समद्विबाहु त्रिभुज, ये भी आपका बनता है समद्विबाहु त्रिभुज। अब कुछ नोटेशन है जो मैं आपको समझा देता हूं। ये जो लेंथ आती है, ये लेंथ आपकी स्लैंट हाइट होती है एल, है ना, तीनों जगह आप देख सकते हो ये स्लैंट हाइट हो गई एल। और ये चूंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल तो ये बेस a/2 हो गया, ये बेस आपका आधा आधा डिवाइड कर सकते हो आप, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ये जो अल्टीट्यूड होगा ये बाइसेक्ट करेगा इसको, तो ये a/2 बन जाता है एक तरह से। अब देखिएगा मजेदार बात, यहां पर आ जाओ आप, तो यहां से आपको पता है इसके मिड पॉइंट से ये दूरी क्या है, स्लैंट हाइट है l। तो यहां पर मैंने क्या लिखा, ये दूरी l हो गई आपकी।
और देखिएगा इसके सेंटर से जब ये पिरामिड बना हुआ है तो ये जो ट्राइंगल का सेंटर होगा, ये जो पर्टिकुलर दूरी होगी ये इन रेडियस के बराबर होती है आर। तो यहाँ नोटेशन दिया है आर। अब इस पॉइंट को अगर मैं टॉप से मिलाऊंगा तो मुझे मिलता है हाइट एच। अब एक चीज और समझना, ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा 3D में। अगर इसको 2D में आप विजुलाइज करेंगे तो देखिए हाइट यहाँ पर सेंटर पे ऊपर की तरफ है, तो जो रेडियस होगा और जो ये स्लैंट हाइट, जब आप इसको इस डायग्राम में देखेंगे तो एल और आर, एल हमारा हाइपोटेनस बन जाएगा, आर हमारा रेडियस है, इन रेडियस है, ये वाला एंगल 90 डिग्री बनेगा हाइट, है ना, ट्राइंगल के सेंटर से ऊपर की तरफ, तो ये एच हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह का ट्राइंगल बनता है जहां पर ये 90 डिग्री होता है। तो ये रिलेशनशिप बिल्ड होती है एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा। अगर मुझे यहां लेटरल सरफेस एरिया लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा। देखिए ये आपकी वैल्यू हो गई a/2, ये लेंथ आपकी हो गई l। तो आप कहोगे लेटरल सरफेस एरिया जो बनेगा मुझे वो 3 सरफेसेस हैं और हर सरफेस का जो एरिया है वो है हाफ इंटू पूरा बेस, तो a बनेगा ये इक्विलर ट्राइंगल का बेस a इंटू l। तो ये हो गया 3al/2, जहां आपको समझना है कि l आपका स्लैंट हाइट है। ठीक है, ये चीज समझना है। और जो बेस एरिया है वो तो बनेगा ये √3/4 इंटू a स्क्वायर, अगर वो इक्विलेटरल बेस है तो। ठीक है, तो ये आप इनका टोटल करेंगे तो आपको टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। √3/4a स्क्वायर को अगर 3al/2 से मैं जोड़ दूं तो मुझे टोटल सरफेस एरिया मिलेगा। आई होप कि ये डायग्राम सभी को विजुलाइज हो गया। अब सवाल पढ़ते हैं और सवाल सॉल्व करते हैं। तो सवाल ये है आपका, इस प्रश्न को अगर आप गौर से देखें कि भाई कह रहा है कि मेरा जो बेस है वो इक्विलर ट्रायंगल का बेस है, 16√3 भुजा है उसकी। टोटल सरफेस एरिया जो है मुझे पिरामिड का दिया है 600√3 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया क्या लिखोगे आप। तो देखिए सबसे पहला काम मैं ये करूंगा, मेरे को पता है कि टोटल सरफेस एरिया अगर मैं लिखने जाऊंगा तो मैं लिखूंगा √3/4 इंटू ए स्क्वायर प्लस 3al/2, अभी मैंने आपको दिखाया। ठीक है, जहां एल आपका स्लैंट हाइट है। तो ये जब वैल्यू आप लिखोगे तो आप कहोगे ये वैल्यू मुझे दिया है 600√3 के बराबर। अब ए मुझे मालूम है, ए वैल्यू कितनी है 16√3 के बराबर, इसको रख दो। तो √3/4, 16 का स्क्वायर 256 होता है और √3 का स्क्वायर 3 बनेगा, तो ये वैल्यू ए स्क्वायर की वैल्यू 256 इंटू 3 आ गई, प्लस 3 इंटू ये 16√3 आ गया, इंटू l/2 आ गया, इज इक्वल टू 600√3 आ गया। अब जरा गौर से देखिएगा, यहाँ पर मैं इसको कैंसिल आउट करूंगा 4 से तो 64 बनेगा। ये 64 या 192 होता है, तो 192√3 आपका राइट हैंड साइड में जाएगा। तो यहाँ पर ये 2 से काटेंगे 8 मिलेगा, तो आपको मिल रहा है 24√3l इज इक्वल टू 600√3 माइनस 192√3, ये हो गया 408 टाइम्स √3। अब अगर मैं l की वैल्यू निकालूंगा तो √3 से √3 कट जाएगा, ये आ रहा है 408/24। ठीक है, अब इसको मुझे डिवाइड करना है, 24 से करना, 24 168 बचा, 24 7 168 होता है, 17 आ गया। आप चाहें तो पहले 8 से काट लें और 3 से काट लें, एल की वैल्यू 17 आ गई। अब जैसे ही एल आपका 17 आ गया, अब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला ट्राइंगल। इस वाले ट्राइंगल में देखिए ये एल आपका होता है, ये एच होता है परपेंडिकुलर वाला, ये आपका एल होता है जो 17 आ गया। अब जो ये आर है यहाँ पर, जो मैंने आपको डायग्राम में दिखाया कि भाई ये जो आर लेंथ है ये किसके बराबर होगी, ये आर जो है बेसिकली इन रेडियस की वैल्यू होती है। सेंटर से ट्राइंगल के परपेंडिकुलर अगर आप यहां पर डालेंगे भुजा पर, ट्राइंगल के सेंटर से अगर इस भुजा पर मैं परपेंडिकुलर डालता हूं तो ये लेंथ इन रेडियस होती है। और इन रेडियस की वैल्यू किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल में होती है साइड अपॉन 2√3 के बराबर होती है। तो यहां पर इसकी भी जरूरत पड़ती है। अब साइड अपॉन 2√3 का मतलब हो गया आर की वैल्यू हो गई भुजा हमारी ए, तो भुजा हमारी ए हमें पता है कि 16√3 के बराबर है, अपॉन 2√3 करूंगा मैं तो ये वैल्यू 8 के बराबर आ गई, यहां आप लिखिए 8, तो रेडियस 8 हो गया। अब तुरंत ही आपको पाइथागोरन ट्रिपलेट याद आएगा क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, इसलिए ट्राइंगुलर विजुलाइजेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो बात अलग है कि एल स्क्वायर की वैल्यू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होती है, बट ये लगाना थोड़े ना मैं बैठ के पाइथागोरस का फॉर्मूला। अगर मुझे ये 17 दिखा और मुझे ये 8 दिखा तो मैं सीधे बोलूंगा कि भाई एच की वैल्यू तो 15 हो गई, क्योंकि 8 15 17 का राइट एंगल ट्राइंगल होता है। हाइट की वैल्यू 15 सेंटीमीटर आ गई, यानी मेरा आंसर हो गया ए। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपसे कह रहा है कि एक आदमी 50 किलोमीटर चलेगा 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से,
अगला 40 किलोमीटर चलेगा 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और देयर आफ्टर ट्रेवल्स 90 किलोमीटर 815 किलोमीटर पर आवर, हिज एवरेज स्पीड इज, उसकी मुझे औसत चाल बतानी है कितनी होगी। तो देखिए कभी भी आपको एवरेज स्पीड निकालना हो तो देखिए एवरेज स्पीड क्या होती है। एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कुल दूरी अपॉन कुल समय, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अब टोटल डिस्टेंस अगर मैं लिखूंगा तो वो है 50 प्लस 40 प्लस 90 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम कितना है। 50 किलोमीटर आप 25 की स्पीड से गए तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड से टाइम मिलेगा, यहाँ भी डिस्टेंस अपॉन स्पीड से टाइम मिलेगा, और यहाँ भी आपको डिस्टेंस अपॉन स्पीड से टाइम मिलेगा। तो ये वैल्यू आ गई 180 बटे 2 2 4 और 6 10, तो ये वैल्यू आपकी आ गई 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर प्रति घंटे। आंसर क्या हो गया आपका ए। ठीक है, बहुत सिंपल सवाल है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी इसमें इस प्रश्न में ऐसी नहीं है कि आप तनिक भी परेशान होंगे इस सवाल में। ठीक है, आसानी से आप इसका उत्तर सोच सकते हैं कि भाई मेरा जो आंसर है वो हमारा 18 आएगा इस प्रोसेस से, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से करने से। ठीक है, इसमें कोई तकलीफ किसी को नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, मैं एक चीज जरूर ऐड करूंगा इसमें कि भाई दो ऑप्शंस तो देखो सरासर गलत है, उसको जरा समझते हैं क्यों। देखिए जो 3 स्पीड मुझे दी हैं उसमें एक स्पीड 25 है, एक स्पीड 20 है और एक स्पीड क्या है 15 है। ठीक है, तो 25 20 15 अगर मेरी स्पीड है तो लोवेस्ट स्पीड 15 हो गई, फिर एक स्पीड 20 है, फिर एक स्पीड हाईएस्ट है 25 है। तीन तरह की स्पीड्स को मुझे मिला के औसत बताना है। ठीक, अब देखिए जब भी आप औसत की गणना करते हैं तो औसत कभी लीस्ट के बराबर नहीं होता है, कभी हाईएस्ट के बराबर नहीं होता है, उनके बीच में कहीं होता है। 15 से 25 के बीच में आंसर आएगा मेरा औसत का। ठीक, तो ना तो 15 होगा और ना ही 25 होगा, ये नहीं हो सकता, ये केस पॉसिबल नहीं है। अब 18 और 20 उस रेंज में आ रहे हैं, 18 और 20 अगर उस रेंज में आ रहे हैं तो इनमें से कोई उत्तर सही होगा। ठीक है, दो ऑप्शन तो आप ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हो। अब 20 सही नहीं होगा, इसके लिए थोड़ा सा समय आपको और देना पड़ेगा। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि वो इस सवाल में लगाने की आवश्यकता है आपको, कि आप थोड़ा सा और समय देके समझने की कोशिश करें कि 20 क्यों नहीं होगा, क्योंकि फिर टाइम आपको उतना ही लग जाएगा जितना यहां लगेगा। लेकिन हो सकता है कि मेरा एक ऑप्शन ऐसा होता कि वो रेंज से बाहर होता। मान लिया कहीं गलती से एक आंसर 30 लिखा होता 20 की जगह, तो हम आंसर एलिमिनेट करके ही उत्तर ले आए होते 18। ठीक है, मैं 18 उत्तर औसत से भी ला सकता हूं बिना कुछ सॉल्व किए, लेकिन वो एनालिसिस में टाइम लग जाएगा। जैसे मैं एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन आपको दिखाता हूं, 50 25 40 20, अगर आप इन दोनों का औसत निकालेंगे तो 22.5 आएगा। क्यों क्यों 22.5 आएगा? क्योंकि देखो यहां 2 घंटे लगे, यहां 2 घंटे लगे, टाइम इक्वल हो गया। अब अगर आप यहां औसत निकालने गए, टाइम बराबर है, तो ये औसत ऐसे कैलकुलेट हो जाएगा 25 प्लस 20 बटे 2। जब टाइम इक्वल होते हैं तो एवरेज स्पीड सिंपली स्पीड का सम बाई 2 करने से आ जाता है, दो स्पीड अगर है तो। अब ये 22.5 हो गया। अब तीसरा जो है वो 6 घंटे का मामला है, आपको पता है, और 6 घंटे का मामला है और 15 है, तो ज्यादा टाइम के लिए आपकी स्पीड 15 है, और यहाँ ये 22.5 है। अगर आप इनका औसत निकालेंगे तो ये तो टोटल 4 घंटे है, ये टोटल 6 घंटे है चल रहे हो आप, तो टाइम का वेटेज इसका ज्यादा है, इसकी जो मिडिल वैल्यू है वही 20 से कम है, और एक्चुअल में आप 6 घंटा इससे चल रहे हो, इससे 4 ही चल रहे हो, तो औसत उस मिडिल वैल्यू से इधर आएगा, यानी उससे भी कम आएगा, यानी 20 से कम तो आंसर आना ही है, यानी आपका आंसर 18 है। लेकिन इतनी एनालिसिस करने में तो यार इससे बढ़िया तो ओरिजिनल मेथड था। लेकिन मैंने जो आपको बताया है कि आप सिर्फ इस नॉलेज से कि एवरेज हमेशा लीस्ट और हाईएस्ट के बीच में कहीं होता है, यानी मेरा औसत ना तो 15 होगा ना 25 होगा, उसके बीच में कहीं होगा, एटलीस्ट हम 15 और 25 को रिजेक्ट कर पाए। और अगर एक आंसर ऐसा होता 28 तो रिजेक्ट कर देते कि उस 25 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता है, 25 नहीं हो सकता, 25 से ज्यादा नहीं हो सकता, 15 नहीं हो सकता, 15 से कम नहीं हो सकता, तो हो सकता है हमें सीधे आंसर मिल गया होता। तो ये वैल्यू है, इसलिए मैंने इसको डिस्कशन किया कि ये पॉइंट भी आप सोचना थोड़ा शुरू करें। ये सवाल देखिएगा, ये सवाल डीआई का एक सवाल है जिसमें कुछ डेटा यहां लिखा नहीं है, तो उसके बेसिस पे हमें सॉल्व करना है। बाकी ये जो प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट पे बेस्ड है, तो आप बहुत आसानी से इन सवालों को कर पाएंगे। सवाल पढ़ता हूं कि एक टैबुलर डेटा दिया हुआ है, उसमें मार्क प्राइस एमपी
प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज आइटम्स के दिए हैं PQRST के. देयर आर सम डेटा मिसिंग which can only be solved through the additional information given in the questions. तो कह रहे हैं जो डेटा मिसिंग है ना, वो तुम सॉल्व कैसे कर पाओगे? क्वेश्चन में कुछ डेटा दिया है उसके हिसाब से. जैसे ये सवाल आप देखिए क्या दिया हुआ है. कह रहा है कि जो रेशियो है मार्क प्राइस का आइटम P का R से, वो 9:10 है. अगर ये भी दिया जाए कि सेलिंग प्राइस आइटम R की 130 है, तो आपको बताना है डिस्काउंट परसेंटेज जो R को मिला है वो कितना है मार्क प्राइस के ऊपर. तो देखो सबसे पहले बोला गया P और R का मार्केट प्राइस या MP वॉट एवर इट इज, एक ही बात है, मार्केट प्राइस बोल लो मार्क प्राइस बोल लो. तो ये 9:10 का है. अगर ये 9:10 का है तो ये 9 यूनिट होगा. 9 यूनिट अगर 180 के बराबर है तो आप कहोगे एक यूनिट हमारा 20 के बराबर हुआ. ठीक है, 9 दूनी 18, 20 हो गया. अब एक यूनिट अगर 20 के बराबर हो गया तो R की वैल्यू कितनी होगी? 10 × 20 यानी 200. इन दोनों का ही तो रेशियो मुझे 10:9 दिया है, 10:9. तो 9 यूनिट अगर 180 है तो 9 × 20, तो ये आपकी वैल्यू कितनी आ गई? सिंपली 10 × 20, और 10 × 20 आपका 200 के बराबर हो गया. अब आगे देखिएगा, आगे आपसे ये कह रहा है कि इस चीज को R को आप 130 में बेचेंगे, यानी सेलिंग प्राइस आपका 130 होने वाला है. तो 200 रुपए की चीज को, जिसकी मार्क प्राइस 200 है, मैं इसको लेट से 130 में बेचता हूं. ठीक है, तो ये हमारी मार्क प्राइस हो गई, मार्केट प्राइस. ये हमारी सेलिंग प्राइस हो गई. तो बताओ जरा कितने का डिस्काउंट आपने दिया? 200 130 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 100 और यहाँ 65 लिख सकते हो. ठीक है, अब 100 अगर 65 हो गया तो आप कहोगे 35 की कमी आ गई. ये कैसे किया मैंने? 200 यहाँ डिवाइड, 200 यहाँ डिवाइड. या आप ऐसे कर लो कि भाई ये वैल्यू 70 है, 70 कम हुई. 70/200 का अगर आप परसेंटेज निकालोगे तो ये 35% आ जाएगा सीधा. तो आंसर आपका कितना हो गया? सिंपली D के बराबर हो गया. D इज द राइट आंसर. ये सवाल देखिए, अगला प्रश्न सेम डेटा की बात हो रही है. अब यहां कह रहा है कि अगर लॉस आइटम Q पर 450 रुपए के बराबर है तो Q का कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य बता दीजिए. ये हमारा Q है. Q का लॉस परसेंटेज 15% है. इसका क्या मतलब है कि जो CP है यहाँ और जो SP है यहाँ, ये 15% लेस हो गया. CP में 15% कम करेंगे तो SP मिलेगा सेलिंग प्राइस. इसका मतलब होता है 20 का 17 हो जाना, क्योंकि 15% डिक्रीज होता है -3/20 के बराबर, यानी 20 हमारा 17 हो गया. 3 की कमी आ गई, अच्छी बात है. अब आप इस सवाल में ये कह रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, कि जो लॉस हुआ है ये 3 यूनिट का, ये 3 यूनिट का लॉस 450 रुपए के बराबर है. तो अगर ये 450 रुपए के बराबर है तो एक यूनिट हमारा 150 रुपए के बराबर है. और एक यूनिट अगर 150 रुपए के बराबर है तो Q का कॉस्ट प्राइस किसके बराबर होगा? ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 20 यूनिट. तो 20 यूनिट को अगर मैं 150 से गुणा करूंगा तो ये वैल्यू कितनी आएगी? 3000 रुपये. और 3000 रुपये मुझे ऑप्शन ए में दिया हुआ है. ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, 3000 रुपीज. ठीक है, सेम डेटा सेट पे तीसरा सवाल कह रहा है आपसे कि फाइंड मार्क प्राइस ऑफ आइटम S if there is a discount of 12.5% on mark price and cost price of the item S is 800. सवाल देखिएगा, ये CP हो गया, यहाँ MP हो गया, डिस्काउंट हम दे रहे हैं 12.5% का लिख दिया, और ये CP हमें 800 दिया हुआ है. ये बात हो रही है किस आर्टिकल की, किस आइटम की? S की. S के केस में प्रॉफिट परसेंटेज हमें 30 दिया हुआ है या 40 दिया हुआ है? 40 के बराबर दिया है, 40. तो ये वैल्यू हमारी 40% के बराबर हो गई. हमें क्या निकालना है? मार्क प्राइस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. कैसे निकलेगा? देखिएगा, आप सिंपल सी एक बात बोलेंगे कि अगर ये वैल्यू मेरी 5 के बराबर है तो 40% बढ़ाते हैं जब किसी भी चीज़ को तो वो 7 हो जाती है, क्योंकि 40% बढ़ने का मतलब होता है +2/5 होना. तो 5 का 7 हो जाना, 5 का 7 हो जाना 40% को डिनोट करता है. अब देखिए 12.5% कम होने का मतलब क्या होता है? क्योंकि 12.5% की फ्रैक्शनल वैल्यू -1/8 होती है. -12.5% इज -1/8, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो गई. तो मतलब आप कह रहे हो कि मार्क प्राइस अगर 8 है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? 7 होगा. यहाँ 7 ऑलरेडी लिखा ही हुआ है.
तो सीपी अगर 5 है तो एमपी हमारा 8 है। तो अब आगे क्या करना है, आगे आप कहोगे कि भाई मार्क प्राइस क्या होगा, 1 यूनिट की वैल्यू आप निकालोगे तो 800/5 आएगी, ठीक है, यानी कह सकते हैं 160 आएगी। और 8 यूनिट की वैल्यू हो गई 160 इंटू 8, 16×8 = 128 होता है। तो मार्क प्राइस की वैल्यू यहां पर आ गई 1280, यानी आंसर क्या हो गया आपका बी 1280। ये सवाल देखिएगा, ये सवाल आपसे कह रहा है कि भाई एक पाई चार्ट दिया हुआ है जिसमें कंट्री का एक्सपेंडिचर वेरियस स्पोर्ट्स पे दिया हुआ है ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। स्टडी द पाई चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो ये हमारा पाई चार्ट है, इसमें एंगल डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, क्रिकेट 80, हॉकी 65, ये 52, ये 30, ये 35 डिग्री। और जब भी डिग्री में डेटा होता है तो टोटल डिग्री 360 डिग्री होगी, ठीक है, टोटल करेंगे अगर डिग्री में डेटा दिया है, मतलब उतना उतना डिग्री डेटा को असाइन किया गया तो टोटल जैसे 360 डिग्री आएगा कैलकुलेट करके। अब जरा गौर से इस सवाल को समझते हैं। इस सवाल में आगे क्या कह रहा है कि आपको बताना है कि जो हॉकी पर एक्सपेंडिचर हो रहा है वो कितना परसेंट ज्यादा है बास्केटबॉल से। क्योंकि परसेंटेज में पूछा है तो उत्तर आएगा, अगर पूछता कितना ज्यादा है, परसेंटेज नहीं पूछता तो नहीं बता पाते, क्योंकि हमें इसका टोटल वगैरह कुछ आपने दिया ही नहीं है। लेकिन अगर आप सिर्फ ये पूछ रहे हो कि भाई हॉकी पर जो एक्सपेंडिचर है वो बास्केटबॉल से कितना ज्यादा है, तो वो तुरंत निकल जाएगा। कैसे, देखो हॉकी को आप कह रहे हो है 65 डिग्री, बास्केटबॉल को आप कह रहे हो 50 डिग्री, तो इसका मतलब हो गया कि इनका जो डेटा होगा वो इस रेशियो में होगा, 65:50 में। ठीक, मैं 50 को 100 लिख सकता हूं और 65 को मैं 130 लिख सकता हूं, तो ये 30% अधिक हो गया सीधे। तो जो क्वांटिटी रेशियो है मिल गया मुझे 130:100, है ना। जानबूझ के मैंने बास्केटबॉल को 100 बनाया क्योंकि 100 देखते ही परसेंटेज बड़ी आसानी से दिख जाता है। भाई 100 से कोई चीज अगर 30 ज्यादा है तो वो 30% ज्यादा है, ठीक है। आप चाहते तो यहां से ऐसे ही कर लेते कि आप कहते सीधे 15 ज्यादा है 15 डिग्री, तो 15/50 इंटू 100 करते तो भी यही आता, ठीक है, 30%। ये सवाल देखिएगा, आप कह रहा है पॉइंट ए और बी 200 किलोमीटर दूर हैं। एक कार स्टार्ट होती है ए से और दूसरी कार बी से स्टार्ट होती है सेम टाइम पर। ये जो कार्स हैं ये एक ही दिशा में ट्रेवल करेंगी और ये 5 घंटे में मिल जाएंगी एक दूसरे को। अगर कार एक दूसरे की तरफ चलती है तो वो 2 घंटे में मिल जाती हैं। आपको बताना है कि स्लोअर कार की स्पीड क्या है। अब देखो एक जो कार है उसकी स्पीड को आप मान लीजिए x, एक कार की स्पीड को मान लीजिए y। तो जब वो विपरीत दिशा में चल रहे थे तो आपको पता है 2 घंटे में मिल गए थे। तो वो 200 किलोमीटर कितनी देर में मिल रहे हैं, 2 घंटे में। और जब विपरीत दिशा में चलती हैं कार्स तो जो उनकी रिलेटिव स्पीड होती है यानी सापेक्ष चाल होती है, वो क्या होती है, अगर एक्स और वाई चाल मान लेते हैं तो सापेक्ष चाल जुड़ जाती है जब वो विपरीत दिशा में होते हैं। और जब वो सेम डायरेक्शन में होते हैं, मान लेते हैं इसकी स्पीड एक्स है इसकी वाई है, तो डायरेक्शन जब भी सेम होगा तो सापेक्ष चाल x माइनस वाई हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड। तो x माइनस वाई की वैल्यू अगर मैं लिखूंगा तो आएगी 200/5, क्योंकि वो 5 घंटे बाद मिलते हैं, ठीक है। तो उनके बीच की दूरी अगर 200 है और रिलेटिव स्पीड हमने कहा पहले एक केस में तो डिफरेंस होगा, तो वहाँ 5 घंटे में मिल रहे हैं तो 200/5 होगा, यहाँ 200/2 होगा तो ये 100 बन जाएगा और ये वैल्यू बन जाएगी 40। अब अगर मैं जोड़ूंगा तो मुझे मिलेगा 2x इज इक्वल टू 140, यहाँ से मुझे मिलेगा x की वैल्यू 70। और अगर आप y की वैल्यू अब लिखना चाहें तो कितना आएगा आपका, वो हो गया सीधे 30 आ गया। वैसे भी जब आपसे पूछा था उसने सीधे कि स्लोअर की स्पीड बता दो, स्लोअर कौन सी होगी, y वाला, क्योंकि x में से मैंने y को घटाया है, देखो आप y को घटाया x में से और पॉजिटिव आया यहाँ पर 40, तो इसका मतलब मैंने y को कम माना हुआ है, तभी तो x में से y घट के 40 आया। तो अगर सीधे y ही निकालना था तो मैं इन दोनों को सीधे माइनस कर लेता। अगर मैं इस इक्वेशन को माइनस करता तो मुझे मिलता 2y इज इक्वल टू 100 माइनस 40 यानी 60। तो y की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाती 30 यानी 30। तो वो सीधा सॉल्व हो जाता। अगर मुझे x सॉल्व नहीं करना होता तो मैं सीधे y क्यों ना निकाल लूँ, ठीक है। ये सवाल देखिए आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक आर्टिकल को आपने बेचा है y रुपए पे, x% का डिस्काउंट दिया है, बताना है इसका लिस्ट प्राइस कितना था। इसको समझते हैं इस केस को। सो इसमें देखिए क्या करना है आपको, एक आर्टिकल को हमने y में बेचा है y रुपए में और x% का हमने डिस्काउंट दिया है।
और यहाँ पर लिस्ट प्राइस हमसे पूछा जा रहा है। लिस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है, आपको मैं लिस्ट प्राइस बोलूँ या मैं आपको एमपी मार्क प्राइस बोलूँ, ये सब एक ही चीज़ है। तो यहाँ आपकी लिस्ट प्राइस हो गई, ठीक है, मार्क प्राइस इज द लिस्ट प्राइस। इसका मतलब हुआ मार्क प्राइस को 1 माइनस एक्स बाई 100 करने से, क्योंकि x% डिक्रीज करने का मतलब यही हुआ ना, y मिल जाता है। अगर मुझे मार्क प्राइस यहाँ से लिखना है, मैं 100 को एलसीएम लूंगा तो ये वैल्यू हो जाएगी y, 100 इधर चला जाएगा 100y बटे 100 को एलसीएम लिया तो यहाँ बचेगा 100 माइनस वाई। तो 100y अपॉन 100 माइनस वाई कहाँ दिया हुआ है, कहीं नहीं दिया हुआ है। अरे दिया होना चाहिए था, 100 माइनस वाई आ भी नहीं रहा इसलिए नहीं दिया हुआ है, 100 माइनस एक्स बनेगा यहाँ पर। तो 100y अपॉन 100 माइनस एक्स आपको बी ऑप्शन में दिया हुआ है, ये करेक्ट है। एक्चुअली नीचे x आएगा क्योंकि वो 100 माइनस एक्स बनेगा। ये सवाल देखिएगा, ये सवाल कह रहा है आपसे कि एक्सप्रेशन है वो जीरो के बराबर है, x जीरो के बराबर नहीं है, तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब चाहिए। अब देखिए आपको भी ये चीज़ पता है कि ये जो x की पावर -3 होता है ना, ये 1 अपॉन एक्स क्यूब होता है, ठीक है। तो आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, और मुझे पता है ये निकालना है मुझे, तो मुझे चाहिए x प्लस 1 अपॉन एक्स। जब भी x प्लस 1 अपॉन एक्स ए के बराबर होता है तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब ए क्यूब माइनस 3a, या फिर यू कह सकते हैं a इंटू ए स्क्वायर माइनस 3 के बराबर होता है। अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स मालूम चल जाए तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब निकल जाएगा। तो ये जो एक्सप्रेशन मुझे प्रोवाइडेड है ये वाला, यहां से मैं निकालूंगा किसी भी तरह से, कोशिश करूंगा कि भाई x प्लस 1 अपॉन एक्स मिले, नहीं मिले तो x माइनस 1 अपॉन एक्स मिले तो भी हम x प्लस 1 अपॉन एक्स निकाल लेंगे। तो देखते हैं इसको सिंप्लीफाई करके हमें क्या मिलेगा। तो आप कहोगे ये जो एक्सप्रेशन मुझे दिया है इसमें सबसे पहला काम तो मैं ये कर सकता हूं कि भाई नीचे में सिर्फ x छोड़ता हूं, पहले वाले ब्रैकेट से मैं 3 को बाहर निकालूंगा, यहां स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर यानी 9 बाहर आ जाएगा, और अंदर बचेगा x प्लस 2। तो ये 9 बाहर आया और यहां बचा x प्लस 2 का होल स्क्वायर। 45 से अगर आप 9 को बाहर निकालते हैं तो ये वैल्यू बनेगी ये, और यहाँ जो 9 इंटू एक्स था एक तरह से, ये 9 से 9 कट गया, ठीक, और ये वैल्यू 0 है। अब x प्लस 2 का होल स्क्वायर जो है इसको मैं ओपन करूंगा तो मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 5 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर एक्स से डिवाइड होके मुझे x देगा, 4 मेरा x से डिवाइड होके मुझे 4 देगा, और 4 माइनस 5 माइनस 1 हो जाता है जो x से डिवाइड होके माइनस 1 अपॉन एक्स देगा। अब देखिए मुझे यहां से x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू मिल गई -4 के बराबर। अब जब x माइनस 1 अपॉन एक्स -4 होता है तो x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ -4 का होल स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, ये वैल्यू होती है। तो ये वैल्यू आपकी बन जाती है रूट ऑफ 20। क्या मिलता है, रूट ऑफ 20, जिसको मैं 2√5 भी बोल सकता हूं, ठीक। अब यहां जाइए आप और एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब में a की वैल्यू आप रखिए 2√5, ए स्क्वायर क्या है 20, 20 माइनस 7 हो गया 3 हो गया 17, 17 दूना 34, √5 आपकी वैल्यू आ गई 34√5, जो कि ऑप्शन है सी उत्तर यहां पर सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ये सवाल आपसे क्या कह रहा है, ये सवाल आपसे कह रहा है कि आपको वैल्यू बतानी है साइन थीटा प्लस टैन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है और मज़ेदार सवाल है, इसको हम वैल्यू से भी कर सकते हैं और इस सवाल को हम ट्रेडिशनली भी कर सकते हैं। पर एक मैं बहुत आपको मज़ेदार बात बताने जा रहा हूँ, इसको गौर से देखिएगा। यहाँ पर एलजेब्रा में भी एलजेब्रा का भी एप्लीकेशन है। देखो अगर आप थोड़ी देर के लिए सोचें कि साइन थीटा हमारा x के बराबर है और कॉस थीटा अगर y के बराबर है, तो जो डिनोमिनेटर वाला एक्सप्रेशन है वो क्या बन जाएगा आपका, 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बनेगा। इसका जो फैक्टराइजेशन होता है ना वो होता है 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस वाई। ये जो फैक्टराइजेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टराइजेशन है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर एक तो अलजबरा में आपका इसका बढ़िया इस्तेमाल आप कर सकते हो,
और यहां पर भी डिनोमिनेटर को मैं सीधे सिंप्लीफाई कर सकता हूं कि जो मेरा डिनोमिनेटर है ना वो सीधे 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा के बराबर है। अब न्यूमरेटर में हम tan को साइन बटे कॉस अगर रख दें, न्यूमरेटर में tan को अगर मैं साइन बटे कॉस रख दूं और उसके बाद मैं उसको एलसीएम लेने की कोशिश करूं, तो देखिएगा एक तो साइन थीटा कॉमन आ जाएगा पहले ब्रैकेट में। अगर मैं इसको साइन बटे कॉस रखूंगा, tan को अगर मैंने कहा कि ये साइन बटे कॉस के बराबर है, साइन तो ऐसे ही कॉमन आ गया बाहर, और 1 प्लस 1 बटे कॉस बचेगा, और 1 प्लस 1 बटे कॉस को अगर मैं एलसीएम लेके लिखूंगा तो ये 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा बन जाएगा। ऐसे ही यहां पर आपका कॉस थीटा बाहर आ जाएगा। अगर आप कॉट को कॉस बटे साइन रखेंगे तो ये वैल्यू 1 प्लस साइन थीटा बटे साइन थीटा आ जाएगी। अब देखिएगा साइन थीटा से ये साइन थीटा कट जाएगा, कॉस थीटा से ये कॉस थीटा कट जाएगा। न्यूमरेटर में बचा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, नीचे भी 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, कट के क्या वैल्यू मिली आपको 1। तो आंसर क्या आ गया आपका सी। अब हम इस सवाल में देखिए वैल्यू पुटिंग भी कर सकते हैं, बट वैल्यू पुटिंग में एक चीज का ख्याल रखना है। पहला, 0 डिग्री नहीं चलेगा, थीटा बराबर 0 डिग्री और थीटा बराबर 90 डिग्री नॉट अलाउड। क्यों नहीं अलाउड है? इसलिए अलाउड नहीं है क्योंकि tan 90 अनडिफाइंड होता है। tan 90 यूडी का मतलब यूनिट डिजिट नहीं, अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड होता है। और जो आपका cot 0 होता है ना, cot 0 अनडिफाइंड होता है। तो जब मुझे tan और cot दिया हुआ है तो मैं 0 डिग्री और 90 डिग्री रख ही नहीं सकता हूं। वैल्यू जो रखी जा सकती हैं वो आप 45 डिग्री रख सकते हो, 45 डिग्री, 30 भी रख सकते हो आप, लेकिन 30 रखने से अच्छा है, ठीक है, 45 रख लो, क्योंकि 45 पे आपके साइन और कॉस बराबर हो जाएंगे। तो ये जो दोनों एक्सप्रेशन है वो सेम ही दिखेंगे। भाई साइन प्लस tan बोलो या कॉस प्लस कॉट बोलो, थीटा बराबर 45 पे दोनों ब्रैकेट सेम ही आएंगे। ठीक है, जैसे साइन और कॉस की वैल्यू सेम हो जाएगी, साइन और कॉस की वैल्यू सेम हो जाएगी, 1/√2 1/√2 रखना है आपको। और तब आप सॉल्व करोगे तो आप देखोगे फर्दर कि आपको वैल्यू क्या मिल रही है, 1 ही मिलेगी। एक और वैल्यू है जो एप्रोप्रिएट है, वो है थीटा बराबर 135 डिग्री, वो भी रख सकते हो आप। थीटा बराबर 135 से बल्कि बेनिफिट ये होगा कि साइन और कॉस साइन में अपोजिट होके कट जाएंगे, तो साइन प्लस कॉस नीचे से खत्म हो जाएगा, नीचे सिर्फ बचेगा 1। मैं रख के भी दिखाता हूँ, 135 रख के दिखा देता हूँ, 45 आप खुद से रखना। तो साइन थीटा की वैल्यू अगर बोलूं सीधे तो ये होती है 1/√2। सेकेंड क्वाड्रेंट में 135 पे साइन पॉजिटिव ही रहता है तो 1/√2 मिलता है। tan आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में वो -1 बना देगा, tan 135 -1 होता है। दूसरा ब्रैकेट भी सेम होगा या अलग हो जाएगा, यहां पर 45 पे सेम होता, 135 पे अलग होगा कि cos सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, tan नेगेटिव रहेगा, तो ऐसा बन जाएगा न्यूमरेटर। और डिनोमिनेटर आप मजेदार बात देखो, ये तो साइन और कॉस कट जाएंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड में सेम और साइन में अपोजिट है। और यहाँ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा करोगे अगर आप, यहाँ प्लस का साइन है तो ये -1/2 बनेगा, क्योंकि साइन थीटा +1/√2 होगा, कॉस -1/√2 होगा, प्रोडक्ट करेंगे -1/2 मिलेगा। यहाँ पर ऑलरेडी 1 है तो 1 -1/2 क्या हो गया 1/2, तो डिनोमिनेटर 1/2 आ गया। न्यूमरेटर को अगर आप गौर से देखें यहाँ पर और माइनस साइन को बाहर निकाल लें तो ये 1/√2 +1 है, ये 1/√2 -1 है, a माइनस बी ए प्लस बी लगाएंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। अब आप गौर से देखें तो न्यूमरेटर भी 1/2 हो जाएगा, डिनोमिनेटर भी 1/2 हो जाएगा, आंसर मेरा 1 आ जाएगा। इस तरह से भी कर सकते हैं आप। तो थोड़ा सा एक जरूर कोशिश करिएगा कि 45 की आदत तो हमें होती है, 135 पे हम थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। अनकंफर्टेबल ना हो, बल्कि ऑप्शंस में 135 की वैल्यू कई बार बहुत यूजफुल हो जाती है, तो 135 की वैल्यू डालने का भी प्रयास करें। ठीक है, ये सवाल देखिए, कह रहा है एलसीएम दो नंबर्स का x और y का 204 गुना है उनके एचसीएफ का। आपको बताना है कि अगर एचसीएफ हमारा 12 के बराबर है एंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स इज 60, तो x + y किसके बराबर है? देखिए एलसीएम यहाँ एचसीएफ 12 दिया हुआ है 12, तो मैं मान लेता हूं कि नंबर मेरा 12a और 12b है, यानी x की वैल्यू 12a मान लेते हैं और y की वैल्यू हम 12b मान लेते हैं।
तो जब मैं एलसीएम लिखूंगा तो एलसीएम आपको मिल जाएगा 12ab और जो आपका एचसीएफ है वो तो 12 दिया ही हुआ है। अब आगे क्या होता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जब आप करते हो, एक ये भी रूल होता है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर जो दिया हुआ है सवाल में वही कर लेते हैं। कह रहा है कि जो एलसीएम है जो कि 12ab है, ये आपका 204 गुना है एचसीएफ का। तो 204 इंटू एचसीएफ भी 12 है, यहाँ पर 12 से 12 कट जाएगा, तो ये a इंटू बी की वैल्यू कितनी आ गई 204। एक और कंडीशन होती है कि जब भी हम किसी भी नंबर को HCF टाइम्स a और HCF टाइम्स b मानते हैं तो ये कंडीशन होती है कि a और b को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम का मतलब होता है सह अभाज्य। सह अभाज्य का मतलब होता है कि इनका HCF 1 होना चाहिए a और b का। अच्छा, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा आप सभी कि आपको ये मालूम है क्या कि ए और बी को प्राइम क्यों होने चाहिए? क्या इस क्यों का उत्तर पता है या सिर्फ आपको रिजल्ट याद है, मालूम नहीं क्यों होना चाहिए? कि अगर मैंने मेरा एचसीएफ 12 बोला है और दो नंबरों को मैंने 12a और 12b लिखा है तो वो तो नेचुरल है, क्योंकि नंबर जो होगा वो एचसीएफ का मल्टीपल होगा। तो 12a 12b अगर मैंने नंबर को मान रखा है तो a और b को प्राइम होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? ठीक है, इसका मुझे आप प्लीज कमेंट में लिख के बताना। अगर आपको पता है तो एक्सप्लेनेशन लिख के बताना क्यों होने चाहिए, और नहीं पता है तो लिखना कि सर नहीं मालूम है, ताकि मैं इस पे अलग से विस्तार से आपको समझाऊंगा कभी। अब a इंटू बी अगर 204 है और को प्राइम है तो वो नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं इसको पहले समझते हैं। लेकिन उसके पहले एक और कंडीशन है कि नंबर्स का अंतर 60 है। तो नंबर्स का अंतर अगर 60 है तो आप कहोगे 12a माइनस 12b मुझे 60 के बराबर दिया है। a माइनस बी हमारा कितना हो गया? 5 के बराबर हो गया। a माइनस बी हमारा 5 हो गया। अब एक तरह से ये दो इक्वेशंस हैं जिनको हमें सॉल्व करनी है। तो अब a प्लस बी निकाल लो, आप निकल जाएगा, क्योंकि a प्लस बी की जो वैल्यू होगी वो होगी स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ए बी। ए बी पता है, a माइनस बी पता है, निकल जाएगा यहाँ से। पर ये समय की घोर बर्बादी ना करें, बल्कि यहाँ पर आप वैल्यूज को गेस करने की कोशिश करें कि कैसे मैं 204 को दो प्रोडक्ट में ब्रेक करूं, a इंटू बी में ब्रेक करूं कि मुझे 5 का अंतर मिले। तो ये 17 इंटू 12 जो है 204 होता है, जो यहाँ पर फिट बैठ जाएगा। अंतर 5 है, ए और बी की वैल्यू 17 और 12 आ गई, और 17 और 12 को प्राइम होते हैं, क्योंकि 17 खुद एक प्राइम नंबर है, 12 तो कंपोजिट नंबर है, लेकिन एचसीएफ 1 ही आएगा, क्योंकि कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ मिलेगा नहीं, एक प्राइम नंबर है और दूसरा कंपोजिट है, राइट। तो आपको 17 और 12 जैसे ही मिले, अब वो पूछ रहा है कि मुझे x प्लस वाई बता दो। x प्लस वाई है सम ऑफ नंबर्स। सम ऑफ नंबर होगा 12 इंटू ए प्लस बी यानी 29, 17 12 29। 12 इंटू 29 कैसे निकलेगा? आप चाहे मेंटली सोच लें, इसको 10 प्लस 2 मान लें तो 290 प्लस 58 बनेगा 348, या फिर आप इसको 30 माइनस 1 मान लें तो भी बन जाएगा, या फिर आप सीधा गुणा कर लें क्योंकि आपको 12 का पहाड़ा आता है। ठीक है, जो भी पसंद है आप कर लें, आंसर आपका डी आ जाएगा। सवाल कर रहा है डिटरमाइन द रेशियो इन विच y माइनस एक्स प्लस 2 बराबर 0 डिवाइड्स लाइन ज्वाइनिंग 3 माइनस 1 एंड 8 9। ठीक है, किस रेशियो में हमें डिवाइड करेगा ये? तो देखिए, इस सवाल में आपको करना क्या है, सिंपली आप पहले सवाल को विजुलाइज कर लीजिए कि जैसे ये मेरा एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, और ये जो लाइन सेगमेंट है ये कोऑर्डिनेट इसके पहले मैं ऐसे लिखूंगा x1 y1, और यहाँ पर मैं कोऑर्डिनेट मान लिया लिख रहा हूँ x2 y2, और यहाँ पर हमारे पास एक लाइन होगी कोई, वो लाइन इसको यहाँ पर लेट से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे काट रही है, इस पॉइंट को। तो इस पॉइंट पर जो किस रेशियो में ये डिवाइड होगा ये मुझे कैलकुलेट करना है। अब देखिए, एक सेक्शन फॉर्मूला हम सभी ने पढ़ रखा है। सेक्शन फॉर्मूला ये होता है कि अगर ये कोई पॉइंट है किसी लाइन सेगमेंट पे और ये इसको m रेशियो n में डिवाइड करता है इंटरनली, तो जो कोऑर्डिनेट होता है इस पॉइंट का, ये कोऑर्डिनेट हम ऐसे लिखते हैं mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, और यहां पर लिखते हैं n my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये होता है आपका इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। अब करना क्या है, हमें इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, फिर हमें इस लाइन की इक्वेशन में रख देना है, क्योंकि
ये जो पर्टिकुलर पॉइंट होगा, ये पॉइंट इस लाइन पे लाई करेगा, क्योंकि यही लाइन तो इसको डिवाइड कर रही है। तो फिर हम ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट जो हमने यहाँ निकाला, जिसकी कुछ वैल्यू आएगी, वो उठा के इस लाइन में रख देंगे। लाइन की इक्वेशन में पता है, तो वहां से m और n का रेशियो निकल जाएगा, वही मेरा आंसर है। लेकिन इस सवाल को हमें एग्जैक्टली ऐसे नहीं करना है, थोड़ा और सिंप्लीफाई करना है। इस रेशियो को m रेशियो n बना मानने के बजाय आप इस रेशियो को यहां पर एज्यूम करेंगे k रेशियो 1। जब भी मुझे निकालना है कि भाई किस रेशियो में डिवाइड होगा, तो वेरिएबल को m और n दो लेके मत चलो, बाद में अल्टीमेटली रेशियो निकालोगे, आप उसको k रेशियो 1 मानो। k रेशियो 1 मानने का मतलब ये नहीं है कि मैंने इस पार्ट को 1 फिक्स कर दिया है, जी नहीं। k की वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाएगी। मान लिया आंसर 3/5 है, करेक्ट मान लिया, तो k की वैल्यू अपने आप 3/5 आ जाएगी। 3/5 रेशियो एक क्या बनेगा, 3/5। के मानने का फायदा क्या होगा कि जो कोऑर्डिनेट की मैं बात कर रहा हूं वो कोऑर्डिनेट ऐसे लिखा जाएगा। वो कोऑर्डिनेट आप आसानी से ऐसे लिख पाएंगे कि वो वैल्यू हो जाएगी kx2 प्लस 1 इंटू x1 डिवाइडेड बाई k+1, और यहां पर आपका कोऑर्डिनेट होगा ky2 प्लस y1 अपॉन k+1। अब आप देखिए यहां पर वेरिएबल सिर्फ एक जगह दिख रहा है, k इकट्ठा हो गया, सरल है आपके लिए। अब जरा एक काम करिए, जो डेटा है क्वेश्चन का वो डाल दीजिए। यहां पर आपकी वैल्यू है 3, -1, यहां पर आपकी वैल्यू है 8, 9। तो देखो आपका x1 हो गया 3, y1 हो गया -1, x2 हो गया 8, y2 हो गया 9। तो देखो लिखते हैं k इंटू x2 विल बी, x2 की वैल्यू 8 है तो 8k हो गया, x1 की वैल्यू 3 है अपॉन k+1, कॉमा k इंटू y2 इज 9k, y1 की वैल्यू हमारी है -1 डिवाइडेड बाई k+1। तो ये उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया k के टर्म्स में। अब ये इस लाइन पे लाई करना चाहिए, तो इस इक्वेशन में मैं इसको रखने जा रहा हूं। x की वैल्यू मैं ये रखूंगा, y की वैल्यू ये रखूंगा, सेटिस्फाई करना चाहिए। रख दीजिए, y की जगह रख दीजिए 9k -1 अपॉन k+1, ठीक है। और x की जगह मैं रख रहा हूं 8k+3 अपॉन k+1, y माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये ऐसा बना। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो k+1 एलसीएम हो जाएगा, और ये इस 2 के साथ 2 को राइट हैंड साइड में लेके जाइए, -2 बनेगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं -2k -2 राइट हैंड साइड में, k+1 को भी उधर लेके चला गया, और इधर वैल्यू आपकी आ जाएगी 9k -1 और -8k -3। इफेक्टिवली ये वैल्यू आपकी आ गई 9k -8k यानी k, और 2k इधर आ जाएगा तो बनेगा 3k। और राइट हैंड साइड में क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा, ये जो आपकी वैल्यू मैंने यहां पर लिखी है, तो मैंने कहा ये वैल्यू आपकी, सॉरी, -1 और -3 मिलके -4 बना रहे हैं मेरा, तो ये वैल्यू -4 के बराबर है। इसको आप -4 लिख लीजिएगा। सो 3k की वैल्यू आपकी 2 के बराबर आ गई, यहां से k की वैल्यू आपकी 2/3 आ गई, और k अगर 2/3 आ गया तो k रेशियो 1 जो बनेगा वो 2/3 रेशियो 1 बनेगा, और 2/3 रेशियो 1 को हम बोलेंगे 2/3। तो जो आपका करेक्ट आंसर है वो आंसर है आपका सी, 2/3। तो ये इस तरह से ये प्रश्न आपका हल होगा, ठीक है। ये सवाल को करने का तरीका है, ठीक है। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। एक और तरीका है सवाल को करने का है, वो तरीका मैं आपको बस सिर्फ बता रहा हूं, ठीक है। लेट मी एक्सप्लेन, देयर इज वन मोर वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। तरीका क्या है कि आप इस लाइन की इक्वेशन लिखिए। आपको अगर दोनों पॉइंट पता है तो लाइन की इक्वेशन लिखी जा सकती है। 2 पॉइंट अगर मुझे मालूम हो तो लाइन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये लाइन की इक्वेशन होती है अगर मुझे 2 पॉइंट पता हो जो उस लाइन पे लाई करते हैं। जब मैं इस लाइन की इक्वेशन को लिख लूं, एक लाइन मुझे यहां पता है, तो क्या निकालूंगा मैं, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालूंगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सॉल्व करके निकल जाएगा x और y की वैल्यू, तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए, यस और नो।
और जब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए, यानी मुझे लेट से पता लग गया कि इसका कोऑर्डिनेट क्या है, तो वो कोऑर्डिनेट आने के बाद आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के ये दूरी निकाल सकते हो। भाई इसका कोऑर्डिनेट पता है, इसका कोऑर्डिनेट पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे ये निकल जाएगा, और ये डिस्टेंस भी निकाल सकते हो आप डिस्टेंस फॉर्मूला से। फिर दोनों का रेशियो निकाल लो डिस्टेंस का, वहां से भी सॉल्व होकर आंसर यही आएगा। ठीक है, करके देख लेना, इससे कम से कम फॉर्मूले की प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। डिस्टेंस फार्मूला प्रैक्टिस हो गया, लाइन की इक्वेशन की प्रैक्टिस हो गई, है ना। तो उस तरीके से भी करके आप देख लेना, एक बार आंसर सेम ही आएगा। ये सवाल कह रहा है आपको इक्वेशन बताना है स्ट्रेट लाइन की जो -3,5 से पास हो रहा हो और वो परपेंडिकुलर हो इस लाइन के 3x + 2y + 4 = 0। पहले कॉन्सेप्ट सिखाता हूं आपको। देखिए कॉन्सेप्ट ये है कि अगर एक लाइन मुझे दी हो ax + by + c = 0, ये जनरल इक्वेशन होती है किसी भी स्ट्रेट लाइन की। तो जब हम इसके पैरेलल कोई लाइन अगर लिखते हैं, मान लिया, ठीक है, इसके कोई पैरेलल लाइन लिखना हो, तो इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन बनती है ax + by + k = 0। k की वैल्यू हम निकाल लेंगे अगर हमें और डेटा दिया जाएगा, तो कि किस पॉइंट से पास हो रहा है तो हम निकाल लेंगे। ऐसे ही हम परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन भी लिख सकते हैं, और वो परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन बनती है bx - ay + k = 0। ठीक है, अगर हमें परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लिखनी हो तो हम ये लिखेंगे। k की वैल्यू फिर से हम निकालेंगे डिपेंडिंग ऑन हमें क्या डेटा और एक्स्ट्रा दिया गया है। तो अब जैसे मेरा जो सवाल है इसमें मुझे दिया गया कि स्ट्रेट लाइन -3,5 से पास हो रही है और इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो पहले आप ये लाइन लिखिए 3x + 2y + 4 = 0। अगर मुझे इसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन लिखना हो तो मैं लिखूंगा सिंपली 2x - 3y। x का कॉफिशिएंट वही हो जाएगा जो y का कॉफिशिएंट था, y का कॉफिशिएंट माइनस लगा के जो पहले x का कॉफिशिएंट था वो हो जाएगा, और यहां पर मैं लिखूंगा +k = 0। सवाल कर रहा है मेरी जो लाइन है वो -3,5 से पास हो रही है, यानी इसमें अब -3,5 रखिए, सेटिस्फाई होना चाहिए, वहां से k की वैल्यू आ जाएगी। तो रखिए -3,5, तो 2 × -3, 3 × 5 + k = 0। यहाँ से मिला -6 -15 + k = 0। यहाँ से आपको k की वैल्यू कितनी आ गई? 21। तो आपकी जो लाइन की इक्वेशन आपको मिली वो मिली 2x - 3y + 21 = 0। आंसर आपका हो गया डी। देखिए इस सवाल को करने के और भी तरीके थे। और तरीका देखिए क्या होता है कि एक होता है स्लोप का इस्तेमाल करना। कैसे? स्लोप हम लिख सकते हैं। स्लोप हमेशा क्या होता है, किसी भी लाइन का अगर आपको स्लोप लिखना हो तो वो होता है माइनस ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। वो तरीका भी समझाता हूं, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ वाई। यानी मैं जनरल इक्वेशन अगर कंसीडर करूं तो स्लोप होगा -a/b। किसी भी लाइन का स्लोप इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये भी देखना ध्यान से कि स्लोप ऑफ ए परपेंडिकुलर लाइन, अगर मुझे किसी लाइन का स्लोप पता हो और उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकालना हो तो वो होता है -1/m, जहां पर m उस ओरिजिनल लाइन का स्लोप है। ठीक है, इतनी बातें मैंने बोल दी, तो जरा इसको कैलकुलेट करते हैं। और जब भी मैंने यहां लिखा माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ वाई, इक्वेशन इस फॉर्मेट में लिखी होनी चाहिए, एक्स और वाई एक ही साइड होने चाहिए। तो जैसे इस सवाल को अगर आप करेंगे, इसमें जाएंगे आप, इसका स्लोप लिखेंगे तो क्या मिलेगा आपको? -3/2 कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ वाई, माइनस लगा दिया। अब उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कैसे मिलेगा? उसका उल्टा करने से और एक माइनस साइन लगा देने से 2/3 मिल गया। अब हमें जिस लाइन की इक्वेशन निकालनी है उसका स्लोप पता है 2/3, और ये क्या है? ये उसका परपेंडिकुलर, सॉरी ये उसका पॉइंट है जिससे पास हो रहा है। फिर एक और इक्वेशन होती है y - y1 = mx - x1,
कि अगर मुझे एक पॉइंट पता हो और स्लोप पता हो तो इस तरह से मैं लाइन लिख सकता हूं। आप इसमें सिर्फ ये m को मैं यहां पर m डैश बोलूंगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप m डैश है, आप कंफ्यूज ना हो जाए। ये होता है स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स वन, राइट। तो y में ये कोऑर्डिनेट रख लीजिए, m डैश की वैल्यू आप उठा के -1/m2/3 रख दीजिए, सॉल्व करिए, सेम इक्वेशन आएगी। एक और तीसरा तरीका है कि जब मुझे पता लग गया कि मेरी परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप 2/3 होगा, मैं ऑप्शन जाके चेक कर सकता हूँ। ये गलत हो गया, इसका स्लोप -1 है, इसका स्लोप 2/3 है, सही हो सकता है। इसका स्लोप -2/1 आएगा, -2, ये भी गलत है। परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या आएगा, मैंने बताया, इस लाइन का स्लोप अगर -3/2 है तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप 2/3 आएगा। 2/3 इसका भी स्लोप है, तो यानी आंसर या तो बी है या डी है। अब कैसे पता करें कौन सा है, तो -3,5 रख दो, सेटिस्फाई करेगा जो करेक्ट होगा वो। तो अगर यहाँ -3,5 तुम रखोगे तो ये वैल्यू बनेगी -15 -15 -30 हो गया ये, और -30 में 15 जोड़ने से 0 नहीं आएगा, तो बी भी गलत हो गया, तो आंसर क्या हो गया, डी। तो कोऑर्डिनेट में मल्टीपल तरीके बनते हैं एक सवाल को करने के, अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। ये सवाल देखिएगा कि पी ए और पी बी हमारे दो टेंजेंट्स हैं एक सर्कल पर, सेंटर उसका ओ है, एक पॉइंट पी बाहर है सर्कल के, ए और बी पॉइंट हमारे सर्कल पर है, ए पी बी एंगल 82 डिग्री है, हमें ओ ए बी एंगल की वैल्यू चाहिए। ध्यान से देखिएगा, मैं कुछ करने जा रहा हूं यहां पर, ओके, लेट मी डू दैट। टेंजेंट ड्रॉ करना है तो थोड़ा सा इसको पहले ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, बाद में इसको मिला लेंगे, ठीक है। सो द लाइन इज टेंजेंट, तो इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब आगे देखिएगा यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ से ये ऐसा है, यहाँ से ये ऐसा है, फिर कैसा है, फिर इन दोनों को ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं। सो मेरे को ना ये वाला एंगल निकालना है, इस क्वेश्चन में जो एंगल मुझे सॉल्व करना है वो ये वाला एंगल है, क्योंकि इस पॉइंट को P बोला, यहाँ A है, यहाँ B है, ये एंगल हमारा थीटा है, ये वाला एंगल हमें निकालना है। तो ये वाला एंगल बेसिकली θ/2 के बराबर होता है, ये दोनों एंगल ये 180 माइनस थीटा बन जाता है, ये बीच वाला एंगल 180 माइनस थीटा बनता है, ये दोनों रेडियस रेडियस होने से आइसोसेलेस हो जाते हैं, सामने के दोनों कोणों का टोटल थीटा बनता है, ताकि पूरे ट्राइंगल का टोटल 180 रहे, तो ये एंगल θ/2 हो जाता है। तो ओ ए बी जो एंगल पूछा गया है वो θ/2 के बराबर होगा, तो ओ ए बी मैं लिख देता हूँ एंगल, यहाँ पर ये वाला एंगल आपको दिया है 82 डिग्रीज, 82 को आप 2 से डिवाइड कर लीजिए, आंसर आ गया आपका 41 डिग्रीज, आंसर हो गया मेरा ए 41 डिग्रीज, दैट्स द राइट आंसर, ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन में जुड़ने के लिए। प्लीज़ जो भी मैंने आपको होमवर्क दिया है या कुछ पूछा है, एलसीएम एससीएफ के केस में, एससीएफ में ए और बी को प्राइम क्यों होते हैं, अगर आपको पता है तो उसका एक्सप्लेनेशन लिखिए, अगर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा कि हाँ नहीं मालूम है सर, बताइए। जो भी आपका फीडबैक है वो भी आप कमेंट में ज़रूर लिखें, आप कैसा महसूस कर रहे हैं वो भी आप कमेंट में ज़रूर लिखें, और वीडियो को जाते जाते लाइक भी कर देना, और अगर आपकी इच्छा है तो प्लीज़ इसको शेयर भी ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप कोई अपडेट मिस ना करें। हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज़रूर जुड़ें और हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी ज़रूर जुड़ें, ठीक है। और इस सीरीज़ को आप 100% फॉलो करते रहिए, आप मैथ्स में बहुत बदल जाएंगे, बहुत कुछ अच्छा कर पाएंगे। मुझे ये भी ज़रूर बताइएगा कि इस तरह के जो रिवीजन पॉइंटर्स मैंने यहाँ पर ऐड करे हैं, जैसे रेगुलर टेट्राहेड्रन के बारे में, उससे रिलेटेड सारे फॉर्मूले यहाँ पर आपको एक पेज में स्क्रीन में दिखा दिया। स्पेशली आप सर्कम स्फेयर और इन स्फेयर का फॉर्मूला पढ़ते ही नहीं होगे जब आप रेगुलर टेट्राहेड्रन पढ़ते हैं, बट ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अभी तक एसएससी ने कभी पूछा नहीं है, बट फ्यूचर में सवाल पूछे जा सकते हैं कि भाई सर्कम स्फेयर का रेडियस बता दो, इन स्फेयर का रेडियस बता दो। तो ये चीज़ भी मैंने आपके सामने यहाँ पर लिख के आपको बता दी है। तो ये भी ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा कि क्या आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है जिसमें हम
अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसमें ढेर सारे फॉर्मूले हैं उस पर्टिकुलर फिगर से जुड़े हुए, तो उनको भी आपको क्विकली ब्रीफ करा दें इस क्लास में। उसका सेशन थोड़ा लंबा ज़रूर हो जाएगा, क्योंकि डिस्कशन करेंगे तो इसमें भी 2-3-4 मिनट लग जाता है एक्स्ट्रा। बट स्टिल, डू यू लाइक इट? और मैं सीधे सवाल करूं, और ये चीज़ तो एनीवे आपको आती ही होगी, आप फॉर्मूला पढ़ के ही रखे ही होंगे। सो मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये कैसे करना है, ठीक है? तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मंडे, वेंसडे, फ्राइडे याद रखिए, ये 3 दिन आपके हैं जो आपको 11 बजे इस चैनल पर आके एग्ज़ामों पर हमेशा इन वीडियोस को देखना है। आप इनमें बहुत कुछ सीखने वाले हो। फुल बैच पढ़ना है अगर आप मुझसे, तो आप प्लीज़ एग्जामो लर्निंग ऐप डाउनलोड करके बैच ज्वाइन कर सकते हैं। फर्दर इंक्वायरी के लिए हमारी टीम को व्हाट्सएप पे चैट भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।